अब देखते हैं कि आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ मैंने कुल आव्यूह के 7 प्रकार लिखे हैं और इनको समझते हैं कि ये इनकी परिभाषा क्या है और किस प्रकार से इनको व्यक्त किया जाता है। पहला लिखा है आव्यूह के प्रकार में स्तंभ आव्यूह। इन नाम से स्पष्ट है कि जिस आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ हो उसको स्तंभ आव्यूह कहा जाएगा। जैसे देखिए, सपोज कीजिए एक ए बराबर आव्यूह है जिसमें ऐसे एक स्तंभ के रूप में, स्तंभ आव्यूह मतलब केवल स्तंभ ही, एक ही स्तंभ हो, तो वो स्तंभ आव्यूह में केवल एक ही अवयव हो सकता है, या स्तंभ में 2 अवयव लिख देंगे और पंक्ति कितना हो सकती है उसको हम लोग स्तंभ आव्यूह कहेंगे। जैसे सपोज कीजिए यहाँ ए बराबर हमने लिखा 3 और नीचे लिख दिया 4, तो ये एक प्रकार का स्तंभ आव्यूह कहलाएगा, क्योंकि स्तंभ ऊपर से नीचे जो लिखा जाता है उसे स्तंभ कहते हैं। तो ऊपर से नीचे एक ही स्तंभ लिखा गया है जिसमें 3 और 4 सम्मिलित है। और इसमें कितनी पंक्तियां दिखाई दे रही हैं, ये है R1 पंक्ति और ये है R2 पंक्ति। पंक्तियां कितना हो सकती है लेकिन स्तंभ केवल एक ही होगा, तो उस प्रकार के आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा है पंक्ति आव्यूह। ठीक इसी का उल्टा, इसमें केवल एक ही पंक्ति होगी। जैसे इसको अगर बी बराबर मान लिया जाए तो इस पंक्ति आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति आएगी। जैसे इस पंक्ति आव्यूह के रूप में एक लिख दिया 3 4 6, तो ये एक प्रकार का पंक्ति आव्यूह कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक ही पंक्ति है और स्तंभ कितना हो सकता है, या केवल एक ही अवयव लिख दिया जाएगा तो उसको भी कहा जाएगा पंक्ति आव्यूह, और साथ में स्तंभ आव्यूह भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से इसका और एग्जाम्पल देखिए, स्तंभ आव्यूह के रूप में कोई और भी ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मान लीजिए ये एक ऐसा आव्यूह है जिसमें लिखा गया है 4 केवल लिख दिया, तो भी ये एक प्रकार का स्तंभ ही आव्यूह होगा, क्योंकि एक ही स्तंभ है। या तो आप इसको स्तंभ आव्यूह बोलें या इसको आप पंक्ति आव्यूह बोलें। ठीक, उसी प्रकार पंक्ति आव्यूह में इस प्रकार से भी हो सकता है 1 3 0 4, ये एक प्रकार की पंक्ति आव्यूह है जिसमें 4 अवयव सम्मिलित है। और साथ में यदि कोटि की बात करें तो इस आव्यूह में जो स्तंभ आव्यूह है इसकी कोटि क्या होगी, तो हम लोग कोटि को ज्ञात करने के लिए m गुणा n के रूप में व्यक्त करते थे, जिसमें m को बोलते थे पंक्ति और n को कहते थे स्तंभ। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2 गुणा एक स्तंभ है तो लिख दिया 1, मतलब इस आव्यूह की कोटि 2 गुणे 1 है। और इस आव्यूह के अंदर कितने अवयव बनेंगे, तो इन दोनों का गुणनफल जो होगा वही इसके अंदर अवयवों की संख्या होगी, यानी कि 2 गुणा 1 मतलब 2 एकम 2, इसमें 2 अवयव सम्मिलित है। इसी प्रकार से इस आव्यूह की कोटि कितनी होगी, एक पंक्ति यानी 1 लिख दिए, 3 स्तंभ है गुणे 3 लिख दिए, तो 3 का 1 में गुणा करने पर 3 मिलेगा। इसका अर्थ है कि इस आव्यूह में 3 अवयव सम्मिलित है, यानी कुल अवयवों की संख्या 3 है। इसी प्रकार से तीसरा है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब, पहले वर्ग को समझिए, जिसमें अगर आकृति की बात करें तो आकृति में आप जानते हैं वर्ग किसको बोलते हैं, जिनमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको कहा जाता है वर्ग। उसी प्रकार से ऐसा आव्यूह जिसमें जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ हो, यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, उसको कहा जाएगा वर्ग आव्यूह। तो मान लीजिए एक सी बराबर आव्यूह है जिसमें लिखे गए हैं 3 4 6 0, तो ये एक प्रकार का वर्ग आव्यूह कहेगा, क्योंकि इसमें जितनी पंक्तियां हैं उतना ही स्तंभ है। तो पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या ये भी 2 है, और कुल अवयवों की संख्या 2 गुना के 4 है। ठीक है, अब देखिए चौथा आव्यूह के प्रकार में विकर्ण आव्यूह लिखा है। विकर्ण आव्यूह का मतलब है जिस आव्यूह में विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव 0 हो उसको विकर्ण आव्यूह कहा जाएगा।
जैसे अगर D एक अवयव है जिसके अंदर इस प्रकार से अवयव हैं 2 0 0 0 3 0 4 नहीं 0 2 वर्गमूल 3, ये एक प्रकार का विकर्ण अवयव कहलाएगा। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि जो विकर्ण आपको ऐसे ही लेना है, ऐसा विकर्ण नहीं लेना है। ऐसा लेंगे तो उसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए हमको ऐसे ही विकर्ण लेना है। इस विकर्ण के जितने भी अवयव आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे 0 रहेगा। इस विकर्ण में जितने भी आप अवयव देख रहे हैं वो सभी 0 के अलावा कुछ न कुछ लिखा गया है। ये अवयव विकर्ण के एक जैसे नहीं होने चाहिए, इनके मान अलग अलग होने चाहिए और इनको छोड़ करके बाकी जो भी अवयव हैं वो 0 हो, तो उस प्रकार के अवयव को विकर्ण अवयव कहा जाएगा। अर्थात जिस अवयव में विकर्ण के अवयवों को छोड़कर अन्य सभी का मान 0 होता है उसको विकर्ण अवयव कहा जाता है। ठीक। अच्छा, दूसरा अगला अदिश अवयव, ये भी इसी प्रकार का एक अवयव है, लेकिन इस अदिश अवयव में जैसे हमने इसको बताया कि विकर्ण के अवयव अलग अलग हों, यानी विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके जो सेम ना हो, एक जैसा ना हो, उसको छोड़ करके बाकी सभी अवयव 0 हो तो उसको विकर्ण अवयव कहा जाता है। लेकिन यही विकर्ण के अवयव एक जैसे हों और बाकी सब 0 हो, शून्य हो, उसको अदिश अवयव कहा जाएगा। तो मान लेते हैं एक अवयव E है और E बराबर हमने लिख दिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये एक प्रकार का अदिश अवयव कहलाएगा। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं इस विकर्ण में जितने भी अवयव लिखे गए हैं वो सब एक जैसे हैं और बाकी सब 0 लिखा गया है, तो ये एक प्रकार का क्या कहलाएगा, अदिश अवयव। अर्थात विकर्ण के अवयव एक समान हो और बाकी सब शून्य हो, उसको विकर्ण अदिश अवयव कहा जाता है। छठवां है तत्समक अवयव। इसका अर्थ है कि जिस अवयव में विकर्ण के अवयव 1 1 हो और उनके अलावा शून्य हो, बाकी सभी अवयव शून्य हो, उसको तत्समक अवयव कहा जाएगा। तो मान लिया एक अवयव F है जिसके अवयव इस प्रकार से हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अर्थात इसमें विकर्ण के सभी अवयव एक जैसे हों और वो 1 1 होगा, उसी के लिए बोलेंगे तत्समक। लेकिन यहाँ पर ये तत्समक नहीं है, 1 के अलावा कोई और यहाँ अंक हो और एक जैसा हो, तो इस प्रकार के अवयव को अदिश अवयव कहा जाएगा। लेकिन ये अदिश अवयव नहीं होगा, ये तत्समक अवयव होगा क्योंकि इसका मान 1 आएगा। इसी प्रकार से अगर इसकी बात करें अदिश अवयव की, तो अदिश अवयव ऐसा भी हो सकता है। सपोज कीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर वर्गमूल में 7 0 0 0 वर्गमूल में 7 0 0 0 वर्गमूल में 7, यह भी एक प्रकार का अदिश अवयव है क्योंकि इसमें विकर्ण के सभी अवयव एक जैसे हैं और बाकी सभी अवयव शून्य है। लेकिन ये तत्समक अर्थ है जिसकी विकर्ण के अवयव 1 1 हो, तत्समक हो, इसको इंग्लिश में आइडेंटिटी कहा जाता है। अब यहाँ देखते हैं 7वां अवयव है शून्य अवयव। ये बहुत ही सरल है, इसका नाम के आधार पर आप समझ सकते हैं। शून्य अवयव, जो अवयव जिस अवयव के सभी अवयव शून्य हो उसको शून्य अवयव कहा जाएगा। तो यहाँ पर अगर ऐसे मान लें एक अवयव G, तो G बराबर मान लीजिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये एक प्रकार का शून्य अवयव होगा। शून्य अवयव किसी भी कोटि का हो सकता है, विकर्ण अवयव भी किसी भी कोटि का हो सकता है, लेकिन विकर्ण के अवयव एक जैसे नहीं होंगे और साथ में बाकी सभी अवयव शून्य होगा। अदिश अवयव में विकर्ण के अवयव 1 को छोड़ करके अन्य कोई भी एक जैसा होगा और विकर्ण के अलावा जो भी इसमें अवयव हैं वो शून्य होगा, उसको अदिश अवयव कहा जाएगा। तत्समक में ये 1 1 होगा और साथ में अन्य जो अवयव होंगे वो शून्य होंगे, उसको तत्समक अवयव कहा जाएगा। इस पूरे अवयव के प्रकार में
अगले अध्याय में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो इस पर टारगेट रहेगा, वर्ग आव्यूह पर। उसी वर्ग आव्यूह का हम लोग सारणिक निकाल सकते हैं, यानी उसी वर्ग आव्यूह का हम लोग जोड़, घटाना या गुणा कर सकते हैं। इसी वर्ग आव्यूह का हम लोग सारणिक पढ़ेंगे अगले अध्याय में, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद अब देखते हैं आव्यूहों की समानता। दो आव्यूहों की समानता का क्या अर्थ है? यदि मान लीजिए एक ए आव्यूह है जिसके अवयव ए हैं और उसकी पंक्तियां आई जे के रूप में हैं, एक और आव्यूह बी है जिसके अवयव उसमें भी ए हैं और उसकी भी पंक्ति और स्तंभ आई जे के रूप में है। तो अगर दोनों आव्यूहों की पंक्ति और स्तंभ इनकी संख्या बराबर है तो हम कहते हैं कि इन दोनों आव्यूहों के संगत अवयव भी बराबर होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए इसी ए बराबर एक हमने मान लिया 2 3 4 5 और एक बी बराबर मान लिया x 3 4 y। और हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों आव्यूहों की कोटियाँ समान हैं? तो आंसर है बिल्कुल समान है। अगर ये समान है तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों आव्यूहों के संगत अवयव भी बराबर होंगे। अब कल्पना कीजिए कि दो आव्यूह के मान कब बराबर हो सकते हैं? जब इनकी संगत अवयव भी बराबर हो तभी हम कहेंगे कि दोनों आव्यूह क्या हैं, यानी ए बराबर बी, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ए बराबर बी तब होगा जब आई जे बराबर होगा इस दूसरे आव्यूह के आई जे की, यानी कि इस ए आव्यूह की पंक्ति और बी आव्यूह की पंक्ति और स्तंभ के बराबर होगा। जितनी ए आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ होंगे उतना ही बी आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ होंगे, ठीक है। तो इस आधार पर देख रहे हैं कि इस पहले वाले आव्यूह की कोटि है 2 गुणा 2 और दूसरी की भी कोटि है 2 गुणा 2। इस प्रकार से दोनों आव्यूहों की कोटियाँ समान हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस 2 का मान x के बराबर, यानी यहाँ से x बराबर हमें 2 मिला, साथ में 3 बराबर 3, ये तो 3 बराबर 3 लिखा ही है, दूसरा 4 बराबर 4 भी लिखा है और इस 5 का मान y के बराबर। तो हम लिख सकते हैं 5 बराबर y, यानी कि y बराबर 5। इस प्रकार से y का मान 5 है। अगर x का मान 2 और y का मान 5 है तो ये दोनों आव्यूह समान कहलाएंगे, ठीक है। दो आव्यूहों को समान रूप से तभी कहा जा सकता है जब दोनों वर्ग आव्यूह हो। बिना वर्ग आव्यूह का ये समानता नहीं दिखाया जाता, या तो वर्ग आव्यूह हो या वर्ग आव्यूह न हो। जैसे मान लीजिए एक आव्यूह ए है जिसके अवयव हैं 2x + 1 3y - 1 और एक और आव्यूह है बी मान लिया 3 2, इसमें मान लिया 4 और यहाँ ले लिया 3 और इसको ले लिया 2/3। हमें ये बताना है कि ये दोनों आव्यूह अगर समान है तो x और y का मान क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों की कोटियाँ बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि 2 का मान 2 के बराबर, ये तो लिखा ही गया है। साथ में अगर x + 1 को देखना है तो x + 1 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर, क्योंकि दोनों की कोटि बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं x + 1 बराबर 4। तो इसको हल करने पर x का मान आएगा 3, यानी कि x का मान 3 रखा जाएगा तो यह वाला अवयव इस अवयव के बराबर आ जाएगा। दूसरा चीज़, यह y - 1 किसके बराबर होगा, तो आंसर है 2/3 के बराबर। इसको सॉल्व करने पर मिलेगा हमें 3y - 3 बराबर 2। बट्टी को हटाने के लिए सिंपल तरीका है, 3 के सब में गुणा कर देते हैं, या आप समझिए इस 1 को इधर ला करके 2/3 में जोड़ दीजिए तो सीधा आंसर आ जाता है। ऐसे भी आ सकता है। अब इसको और आगे हल करेंगे तो 3 को इधर लाने पर क्या बनता है, 3y बराबर प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2
5। अब y बराबर कितना हो जाएगा, 3 को इधर लाना डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5/3। तो y का मान अगर 5/3 है तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों आव्यूह का मान बराबर है, यानी दोनों आव्यूहों में समानता है। तो इस प्रकार से आव्यूहों की समानता को समझ सकते हैं। तो अब इसके बाद एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे, तो तब तक इसको नोट कीजिए।